हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी वीडियो के अंदर और अपने चैनल थिंक फिनटेक पर, जहां पर हम हर हफ्ते लेके आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर एक वीडियो आसान इंसान की भाषा के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं वो 7 कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो पे बातचीत करें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर हफ्ते हमारी नई वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी मिले। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज के जो प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। इनके पीछे प्रॉपर फैक्टर्स काम करते हैं और आज हम ऐसे 7 फैक्टर्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं जो क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है रिलायबिलिटी। कोई भी चीज अगर रिलायबल सोर्स से आती है तो उसको पॉपुलैरिटी मिलना ज्यादा आसान होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी जेब में भी फिएट करेंसी होगी, यानी कि करेंसी नोट होंगे। वो करेंसी गवर्नमेंट ने इशू करी है, उसकी रिलायबिलिटी बनी हुई है, इसलिए उसकी वैल्यू है। परंतु अगर कोई और व्यक्ति वैसा ही आपको नोट दे जो सरकार ने इशू ना कर रखा हो, अगर वो बिल्कुल वैसा भी दिखे तो भी उसको नकली नोट बोला जाता है, क्योंकि वो एक रिलायबल फैक्टर या रिलायबल सोर्स से नहीं आ रहा। इसलिए रिलायबिलिटी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस को गवर्न करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो शिबू आईएनयू के केस में हुआ। जब वो बिनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, उसको लोगों ने उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के साथ कनेक्ट कर दिया, उसको उसका ट्रस्ट वर्दी होना माना, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस रातों रात कई गुना बढ़ गए। दूसरा फैक्टर होता है यूजेबिलिटी। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट एक बेटर यूज केस के साथ आ रहा है, यानी कि उसकी मार्केट के अंदर यूटिलिटी ज्यादा है, तो उसके प्राइसेस के बढ़ने का स्कोप भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि इथेरियम इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि इथेरियम पहली बार एक नॉन फाइनेंशियल यूज केस के अंदर अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आया। इथेरियम वो पहला कॉइन था बिटकॉइन के बाद। बिटकॉइन केवल फाइनेंशियल यूज केस पे था, जबकि इथेरियम सभी के सभी यूज केसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तीसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो उसका स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है उसके प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी के ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको उस पर ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी। अब जितनी बेहतर स्पीड होगी उतना ज्यादा वक्त बचेगा, साथ ही साथ उतना कम गैस फीस की कॉस्ट आएगी। यही वजह है जिसकी वजह से ट्रॉन और बीएनबी पॉपुलर हो रहे हैं और इथेरियम को इथेरियम 2.0 लाने की जरूरत पड़ रही है। चौथा फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी। किसी भी कॉइन की टोटल सप्लाई उसके प्राइसेस को इम्पैक्ट करती है। अगर सप्लाई लिमिटेड है तो उस कॉइन के एप्रिसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बढ़ती डिमांड के साथ सप्लाई को मैच नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वो केवल 21 मिलियन ही है और जो आखिरी वाला कॉइन बिटकॉइन मिंट होगा वो 2040 में होगा। मगर अगर बढ़ती सप्लाई के साथ, बढ़ती डिमांड के साथ सप्लाई को मैच किया जा सकता है और कॉइन्स को मिंट करके, तो उस कॉइन की एप्रिसिएशन के स्कोप कम हो जाता है। एक उदाहरण समझते समझते हैं, दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी के रेट इतने ज्यादा क्यों है? बिकॉज प्रॉपर्टी की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो जब भी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो उस चीज की एप्रिसिएशन होना तय है। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो अगेन डिमांड एंड सप्लाई से जुड़ा हुआ है। किसी भी वक्त पर अगर अचानक से डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता तो वैल्यू एप्रिशिएट जरूर होगी। अगर किसी भी चीज को खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं तो उस चीज का प्राइस एप्रिशिएट होता है। जैसा कि हमने डॉजे कॉइन के टाइम में देखा, अचानक से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ने उसकी डिमांड के अंदर इजाफा कर दिया एंड इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हो गए। और इससे उल्टा भी सच है। अगर
डिमांड कम हो रही है और बेचने वाले लोग ज्यादा है तो उसके प्राइसेस का नीचे जाना भी तय है। मार्केट मैनिपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है या मैनेज किया जाता है। इंटरनल ट्रेडिंग एक और ऐसी ही प्रैक्टिस है। बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के जरिए इस चीज को कर पाते हैं, परंतु ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के केस में नहीं है, ये हर जगह पर होता है। चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, चाहे हम किसी भी और चीज की बात करें, चाहे हम रियल एस्टेट की बात करें, इस तरह के मैनिपुलेशंस हर जगह पर हैं और ये चीज क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी होती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोनों आंखों से खोलकर चीज को समझकर इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मार्केट सेंटीमेंट। अगर मार्केट को लगता है कि आने वाले टाइम पे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, यानी कि मार्केट के अंदर फेथ के सेंटीमेंट्स हैं, तो क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर फियर के सेंटीमेंट्स हैं तो क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस गिरेंगे। अब ये बात भी हर जगह पे अप्लाई होती है। अब अगर गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देती है, कोई बिग फेमस पर्सनालिटी लाइक एलॉन मस्क कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देती है, तो मार्केट के अंदर एक फेथ का माहौल तैयार करता है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर वो कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं तो फियर के सेंटीमेंट्स भी बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे चले जाते हैं। ये 7 फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस के अप एंड डाउन होने में। एक और फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं कॉइन मार्केट कैप, परंतु वो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के लिए एक सही इंडिकेटर नहीं है। वो ऐसा क्यों है, हम उसको आने वाली वीडियो में जानेंगे। पर तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द करंट वीडियो। यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए वैल्यूएबल हो सकती है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून ऑन थिंक फिनटेक, बिकॉज जहाँ पे हम हर हफ्ते बात करते हैं एक नई टॉपिक पर, एक आसान भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।